दोस्तों, स्वागत है आपका सीजी पाठशाला में। हमने लास्ट वीडियो में छत्तीसगढ़ समग्र अध्ययन का एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट किया था, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड रहेंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे सीजीपीएससी, सीजी व्यापम और आने वाले एडीओ आबकारी विभाग के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। आज हम स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के बारे में। आइए देखते हैं किस किस टॉपिक से हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले रहेगा पाषाण काल से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन, रामायण काल, महाभारत काल, मौर्य काल, सातवाहन काल, गुप्त काल, नल वंश, राशि तुल्य वंश, सरभपुरीय वंश। याद रखें, छत्तीसगढ़ का पहला क्षेत्रीय राजवंश राशि तुल्य वंश होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे सिरपुर के पांडु वंश, मैकल के पांडु वंश, उड़ीसा के सोमवंश, कांकेर के सोमवंश को, बाणवंश को पढ़ेंगे और इसी से रिलेटेड विविध पढ़ेंगे। ये सारे टॉपिक को कंप्लीट करते हुए हमारा प्राचीन इतिहास छत्तीसगढ़ कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमारा रहेगा कलचुरी शासन रहेगा, मराठा शासन रहेगा। इस तरीके से मध्यकालीन इतिहास में पहुँचेंगे। उसके बाद ब्रिटिश कानून को देखेंगे, ब्रिटिश कानून से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। तो हमारे साथ वीडियो में बनी रहिएगा। जल्दी से जल्दी टॉपिक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, एग्ज़ाम से पहले सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं पाषाण काल। पाषाण काल 4 भाग में बटा हुआ है: पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, नव पाषाण काल। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में प्रागैतिहासिक कालीन शैलचित्र सर्वाधिक किस जिले में प्राप्त हुआ है? तो छत्तीसगढ़ में प्रागैतिहासिक कालीन सर्वाधिक शैलचित्र रायगढ़ जिले में प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। देखा जाए तो प्रागैतिहासिक काल का सबसे ज़्यादा साक्ष्य रायगढ़ में ही मिला है, जैसे रायगढ़ के सिंघनपुर की गुफा में, छापामार में, भंवरखोल, गिद्ध, सोनबरसा, अमर गुफा में, ये सब में मिला हुआ है। इसके अलावा कबरा पहाड़ में भी मिलता है, महानदी घाटी के आसपास मिलता है, करमागढ़, बसनाझार, लिखामाड़ा, बेनीपाटा, बोतलदा, ये सारे रायगढ़ में हैं। तो रायगढ़ जो है इतिहास के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या: सर्वाधिक प्रागैतिहासिक कालीन शैलचित्र छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जिले से प्राप्त हुआ है। रायगढ़ जिले में स्थित सिंघनपुर की गुफा से सर्वाधिक प्राचीनतम शैलाश्रय प्राप्त हुए। वास्तव में यह पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। सिंघनपुर की गुफा की खोज वर्ष 1910 में C.W. एंडरसन ने की थी। इनके साथ खोजकर्ता दल में अमरनाथ दत्त भी शामिल थे और इनके सहयोगी के रूप में C.J. वेलिंगटन भी थे, जिन्होंने प्रकाशन किया था 1918 ईस्वी में प्रकाशन किया था। और जानकारी प्राप्तकर्ता में लोचन प्रसाद पांडे, डॉक्टर N. घोष और D.H. गार्डन भी थे। तो ये एक्स्ट्रा जानकारी है, इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, सिंघनपुर पहाड़ में कुल 3 गुफाएं हैं, जहां 23 गेरुआ लाल रंग के शैलाश्रय उपस्थित हैं। सिंघनपुर की गुफा में मौजूद शैलाश्रय में 2 शैलचित्र जलपरी, मरमेड कहा जाता है जिन्हें, तथा सीढ़ीनुमा मानव उल्लेखनीय है। सीढ़ीनुमा मानव का और 2 जलपरी का चित्र वहाँ पर पाया गया है, जो उल्लेखनीय है। इन शैलचित्रों का एकत्रीकरण पुरातत्ववेत्ता लोचन प्रसाद पांडेय एवं इतिहासकार डॉक्टर N. घोष व D.H. गार्डन द्वारा किया गया था। सिंघनपुर गुफा की वास्तविक भौगोलिक स्थिति चौवरढाल पहाड़ी है। वास्तविक भौगोलिक स्थिति इनकी चौवरढाल पहाड़ी है सिंघनपुर गुफा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में शैलचित्र के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए बिलासपुर, ऑप्शन बी रायगढ़, ऑप्शन सी कबीरधाम, ऑप्शन डी सरगुजा, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने देखा था ऑप्शन बी रायगढ़ सर्वाधिक प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौवरढाल पहाड़ी पर इसी शैलचित्र का स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए कबरा पहाड़, ऑप्शन बी बसनाझार, ऑप्शन सी सिंघनपुर, ऑप्शन डी टेरम। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सिंघनपुर। इसका खोज एंडरसन ने 1910 में किया था। नेक्स्ट, प्रसिद्ध कबरा पहाड़ या
कबरा गुफा किस जिले में स्थित है, जिन्हें उनके पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों के लिए जाना जाता है? तो कबरा पहाड़ भी रायगढ़ से संबंधित है, रायगढ़ में कबरा पहाड़ है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। रायगढ़ जिले में स्थित पाषाणकाली स्थल निम्न है। तो उनका काल और उनका स्थल देखेंगे। पूर्व पाषाण काल से संबंधित सिंघनपुर की गुफा है, सोनबरसा है, भंवरखोल, गिद्ध और छापामार है। तो वहीं मध्य पाषाण काल से संबंधित कबरा है, कबरा पहाड़ है। उत्तर पाषाण काल से संबंधित स्थल है महानदी घाटी क्षेत्र, जो रायगढ़ में है। नव पाषाण काल से संबंधित टेरम है, जो रायगढ़ में है। और इसके अलावा बहुत सारे हैं, ये मेन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चितवा डोंगरी गुफाएं किस जिले में स्थित है? तो चितवा डोंगरी गुफा राजनांदगांव में स्थित है। व्याख्या, चितवा डोंगरी नवीन जिला मोला मानपुर अंबागढ़ चौकी पूर्व में राजनांदगांव में जिले में स्थित थे। तो पहले जब ये क्वेश्चन पूछा गया था, कब, 2017 में, तब ये राजनांदगांव में स्थित था। अब नवीन जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में स्थित है चितवा डोंगरी जिला। चितवा डोंगरी नव पाषाणकालीन स्थल है। चितवा डोंगरी की खोज भगवान सिंह बघेल एवं रमेंद्र मिश्र ने की थी। चितवा डोंगरी से छिदित घन औजार एवं ड्रैगन आकृति के 27 शैल चित्र मिले हैं। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में चितवा डोंगरी के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो चितवा डोंगरी से संबंधित किसने की थी? भगवान सिंह बघेल एवं रमेंद्र नाथ मिश्र ने की थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों से पाषाण युग के औजार प्राप्त हुए हैं। तो इसमें चार ऑप्शन दिए, चारों से और पाषाण युक्त औजार प्राप्त हुए हैं। लेकिन हम लोग को क्या करना है, इसको क्रम के हिसाब से जमाना है कि पहले कहाँ प्राप्त हुआ, फिर कहाँ प्राप्त हुआ, फिर कहाँ प्राप्त हुआ। जैसे पहले में दिया है धनपुर जिला बिलासपुर, दूसरा अर्जुनी जिला दुर्ग, तीसरा सिंघनपुर जिला रायगढ़, चौथा कबरा पहाड़ जिला रायगढ़। पाषाण युग के कालक्रम में जैसे पूर्व पाषाण काल युग, मध्य पाषाण काल युग, उत्तर पाषाण काल युग तथा नव पाषाण युग के अनुसार इन स्थानों से प्राप्त औजारों का क्रम निम्न कूटों के आधार पर निर्धारित करना है। मतलब पहले पूर्व पाषाण काल का, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल, फिर उत्तर पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल से संबंधित जमाना है। तो सबसे पहले पूर्व पाषाण काल आता है और पूर्व पाषाण काल हमारे सिंघनपुर से संबंधित है। तो ये हमारा पहला हो जाएगा, मतलब सबसे पहले ये पहला सीक्वेंस है, पहले मतलब तीसरा वाला पहले आएगा। तो ऑप्शन देखते हैं सबसे पहले, तो ये ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया है, पहले तीसरा को दिया है। फिर चौथा देखते हैं, कबरा पहाड़ हमारा मध्य पाषाण काल से है। कबरा पहाड़ मतलब मकबरा, मकबरा मतलब मध्य, का से कबरा और कबरा रा से रायगढ़ हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये वाला हमारा दूसरा सीरीज़ में है। तो ये देखो, ये तीसरे के बाद चौथा, फिर पहला धनपुर, ये उसके बाद अर्जुनी आ जाएगा चौथे में। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। व्याख्या, पाषाण काल से के स्थलों के आधार पर प्राप्त औजारों का क्रम निम्न है। सिंघनपुर रायगढ़ ये पूर्व पाषाण काल से संबंधित, कबरा पहाड़ रायगढ़ मध्य पाषाण काल से संबंधित, तीसरा धनपुर बिलासपुर उत्तर पाषाण काल से संबंधित, चौथा अर्जुनी दुर्ग नव पाषाण काल से संबंधित। मध्य पाषाण काल का याद करने के लिए इजी है, मकबरा से याद करना, रा, मा से मध्य, का से कबरा पहाड़, बा से बसनाझार और रा से रायगढ़, ये सारे रायगढ़ में आते हैं। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ मिलते हैं? ऑप्शन ए तालागांव, ऑप्शन बी मल्हार, ऑप्शन सी तुम्बाड़, ऑप्शन डी शिवरी नारायण। तो ये ऑप्शन बी मल्हार सही हो जाएगा। महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष मल्हार बिलासपुर से प्राप्त होता है। महापाषाण मतलब बड़े बड़े पाषाणों के घेरे बनाकर बीच में शव को रखा जाता था, इसी काल को महापाषाण काल से जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पाषाण युग का मेनहीर पाषाण स्तंभ प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन ए करका भाटा सही हो जाएगा। यहाँ से मेनहीर महापाषाण स्तंभ प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा रामायण काल से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन। देखते हैं 10वां, तुरतुरिया क्यों प्रसिद्ध है? सबसे पहले याद रखना, जो तुरतुरिया है वो बलौदा बाजार में है। वो किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन बी वाल्मीकि जी का आश्रम, ऑप्शन बी गुफा चित्र, ऑप्शन सी अभ्यारण्य के कारण प्रसिद्ध है, ऑप्शन डी मंदिर के कारण, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन ए वाल्मीकि जी के आश्रम के कारण प्रसिद्ध है, जो रामायण काल से महत्वपूर्ण है। व्याख्या, बलौदाबाजार जिले में स्थित बारनवापारा अभ्यारण्य के निकट तुरतुरिया ग्राम में वाल्मीकि आश्रम स्थित है। माना जाता है कि लव और कुश का जन्म इसी आश्रम से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लव कुश के जन्म स्थली के रूप में कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? तो अभी देखे थे तुरतुरिया, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय परंपरा के अनुसार श्री राम ने किस स्थान पर सबरी के जूठे बेर खाए? तो ये खरौद में, तुरतुरिया में, पंचवटी में, या सिवरी नारायण? तो सिवरी नारायण में राम जी ने सबरी के जूठे बेर खाए। और सबरी माता का मंदिर खरौद में है। याद रखना, सबरी माता का मंदिर खरौद में है, लेकिन राम जी ने सबरी माता से जो जूठे बेर खाए वो सिवरी नारायण में खाए थे। व्याख्या, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जांजगीर चांपा जिले के सिवरी नारायण स्थान पर प्रभु श्री राम ने सबरी के जूठे बेर खाए थे। वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार की श्री राम वनगमन पथ योजना में अंतर्गत सिवरी नारायण को विकसित किया जा रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा महाभारत काल से संबंधित। महाभारत के अनुसार छत्तीसगढ़ प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थल का नाम रत्नावलीपुरी था? ऑप्शन ए सिंघनपुर, ऑप्शन बी नारायणपुर, ऑप्शन सी सिरपुर, ऑप्शन डी रतनपुर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रतनपुर को रत्नावलीपुरी के नाम से जाना जाता था। व्याख्या, महाभारत के अनुसार रतनपुर को मणिपुर, रत्नावलीपुर तथा कुबेर नगर के नाम से जाना जाता था। यह ताम्रध्वज नामक राजा की राजधानी हुआ करती थी। ताम्रध्वज नामक राजा की राजधानी हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में ऋषभ तीर्थ की जानकारी का साहित्यिक स्रोत क्या है? जो जैन तीर्थंकर जो थे ऋषभ तीर्थ, उनकी साहित्यिक जानकारी कहाँ से मिलती है? ऑप्शन ए रघुवंशम, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी आदि पुराण, ऑप्शन डी अर्थशास्त्र, ऑप्शन ई अन्य विकल्पों में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, महाभारत से। व्याख्या, ऋषभ तीर्थ की जानकारी का साहित्यिक स्रोत महाभारत है। शक्ति पूर्व में जांजगीर चांपा जिले में स्थित गुंजी दमऊ-दरहा से ऋषभ तीर्थ की जानकारी प्राप्त होती है। अब गुंजी दमऊ-दरहा जो है वो शक्ति में है, पहले जांजगीर चांपा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन जनश्रुति अनुसार राजा मोरध्वज का संबंध छत्तीसगढ़ के निम्न स्थानों से जोड़ा जाता है। पहला आरंग, दूसरा खल्लारी, तीसरा रतनपुर, चौथा रायपुर। तो आरंग और रतनपुर से राजा मोरध्वज का संबंध जोड़ा जाता है। तो पहला और तीसरा जिसमें होगा वो सही होगा, तो ऑप्शन सी सही है हमारा। व्याख्या, प्राचीन जनश्रुतियों के अनुसार राजा मोरध्वज का संबंध आरंग और रतनपुर से है। कालांतर में राजा मोरध्वज ने अपनी राजधानी रतनपुर से आरंग स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों में छत्तीसगढ़ के रतनपुर के हैहय वंशी राजा मयूरध्वज की दंत कथा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? दंत कथा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है वो बताना है। ऑप्शन ए मयूरध्वज हस्तिनापुर के पांडव राजा युधिष्ठिर का समकालीन था। तो ये सही है, जो मयूरध्वज थे वो युधिष्ठिर के समकालीन थे। ऑप्शन बी अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को लेकर उसका अर्जुन से विवाद हुआ था। तो ये भी सही है। ऑप्शन सी इस विवाद का समाधान युधिष्ठिर द्वारा किया गया था। तो ये भी सही है। कहीं कहीं बोला जाता है कि श्री कृष्ण के द्वारा किया गया था इस विवाद का निपटारा, और कहीं कहीं युधिष्ठिर के द्वारा।
नेक्स्ट, मयूर ध्वज ने इसके लिए अपने शरीर को आरे से कटवाया था। तो ये गलत है। मयूर ध्वज ने अपने पुत्र ताम्रध्वज को आरे से कटवाया था, अपने आप को नहीं। और यहाँ जो गलत है वो बताना था, तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। व्याख्या, जनश्रुतियों के अनुसार राजा मयूरध्वज हस्तिनापुर के पांडव राजा युधिष्ठिर के समकालीन थे। अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को लेकर मयूरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज और अर्जुन के मध्य विवाद हुआ था। इस विवाद का समाधान श्री कृष्ण, युधिष्ठिर तथा मोरध्वज द्वारा किया गया था। राजा मयूरध्वज ने अपने बेटे ताम्रध्वज को आरे से काटा था। अब नेक्स्ट जो एमसीक्यू है वो मौर्य काल से संबंधित रहेगा। मौर्य वंश राष्ट्रीय राजवंश थे जिनका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। छत्तीसगढ़ में इनका साक्ष्य शक्ति जिला के ठठारी से, जांजगीर के अकलतरा से, सारंगगढ़ के बारवा देवगांव से था और रायपुर के तारापुर, आरंग और उड़ेगा से मिलता है। आइए स्टार्ट करते हैं मौर्यकालीन इतिहास से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन। कोरिया जिले में कौन सा स्थल अशोककालीन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? कोरिया जिला जो है उसके लिए कौन सा स्थल अशोककालीन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए हरचौका, ऑप्शन बी मनेन्द्रगढ़, ऑप्शन सी घाघरा, ऑप्शन डी कोटाडोल। तो अशोककालीन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध था कोटाडोल, जो वर्तमान में अभी मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में है। पहले यह कोरिया जिले में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पढ़िए, हमको सही उत्तर का चयन करना है। पहला, प्राचीन छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। तो ये कथन सत्य है, प्राचीन छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। दूसरा, सरगुजा क्षेत्र की सीताबेंगरा और जोगीमारा गुफाओं में ब्राह्मी लिपि के मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो ये भी सही है। सीताबेंगरा, सरगुजा में जो सीताबेंगरा और जोगीमारा गुफा है वहाँ पर ब्राह्मी लिपि में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तीसरा, अशोक के कलिंग अभिलेख से भी इसकी पुष्टि होती है। तो ये गलत है, अशोक के कलिंग अभिलेख में इसकी पुष्टि नहीं होती। तो पहला और दूसरा सही है, जो हमारा ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या, मान्यताओं के अनुसार अशोक कलिंग विजय के दौरान सरगुजा क्षेत्र से गुजरा था, अतः उत्तरी छत्तीसगढ़ मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। सरगुजा से सीताबेंगरा तथा जोगीमारा गुफा से अशोककालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जो ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में हैं, लेकिन अशोक के कलिंग अभिलेख में इसकी पुष्टि नहीं होती है। कलिंग अभिलेख का संबंध अशोक का कलिंग अभियान से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ से कहाँ से प्राचीन थिएटर के अवशेष मिलते हैं? छत्तीसगढ़ में प्राचीन थिएटर था, उसका अवशेष कहाँ से मिलता है उसको पूछा गया है। ऑप्शन ए रायगढ़, ऑप्शन बी मैनपाट, ऑप्शन सी रामगढ़, ऑप्शन डी बेलाडीला। तो ऑप्शन सी रामगढ़ की पहाड़ी में से प्राचीन थिएटर के साक्ष्य मिलते हैं। सरगुजा जिले में स्थित रामगढ़ की पहाड़ी पर इसी सीताबेंगरा गुफा में विश्व के प्राचीनतम नाट्यशाला के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। व्याख्या, सरगुजा जिले के रामगढ़ पहाड़ी पर स्थित सीताबेंगरा गुफा में विश्व के प्राचीनतम नाट्यशाला थिएटर के साक्ष्य मिले। इस प्राचीनतम नाट्यशाला का अध्ययन डॉक्टर संतलाल कटारे ने किया था। इसी रामगढ़ पहाड़ी पर स्थित जोगीमारा की गुफा में सुतनुका नामक देवदासी तथा नृतक देवदत्त की प्रेम गाथा का उल्लेख जोगीमारा शिलालेख में किया गया है। तो इम्पोर्टेंट है, सुतनुका और देवदत्त का प्रेम गाथा कहाँ लिखा हुआ है? तो जोगीमारा में शिलालेख में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में नाट्य परंपरा का प्राचीनतम उदाहरण माना जाने वाला स्थल कौन सा है? तो अभी देखे थे रामगढ़ था। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे पुरानी रंगभूमि नाट्यशाला या रंगशाला किस जिले में स्थित है? अब जिला पूछा है, तो ये सरगुजा जिले में था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुतनुका नामक देवदासी का उल्लेख किस शिलालेख में हुआ है?
तो अभी व्याख्या में देखे थे जोगीमारा के शिलालेख में सूतनुका और देवदत्त के प्रेम गाथा का उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा सातवाहन कालीन। मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात दक्षिण कौशल में सातवाहन वंश की स्थापना हुई थी। इसका शासनकाल 72 ईस्वी से लेकर 200 ईस्वी तक माना जाता है। सातवाहन काल का राजधानी छत्तीसगढ़ में मल्हार प्रथम ईसा पूर्व से 3री शताब्दी तक था। उसके बाद यहाँ के प्रमुख शासक अपीलक, वरदत्तश्री और वेदश्री थे। आइए स्टार्ट करते हैं अब सातवाहन काल से संबंधित MCQ क्वेश्चन। बिलासपुर जिले के किरारी से प्राप्त काष्ठ स्तंभ से पता चलता है कि प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन छत्तीसगढ़ में था? मौर्य, शुंग, कण्व, सातवाहन। तो किरारी का काष्ठ स्तंभ किस शासनकाल से संबंधित है? सातवाहन के शासनकाल से। तो ये सातवाहन, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। व्याख्या। शक्ति जिले के किरारी से वर्ष 1921 को प्राप्त काष्ठ स्तंभ से सातवाहन वंश का पता चलता है। इसे वर्तमान में रायपुर महंत घासीदास संग्रहालय में रखा गया है। जो किरारी का काष्ठ स्तंभ है वर्तमान में रायपुर महंत घासीदास संग्रहालय में रखा गया है, आप जाके देख भी सकते हैं। उल्लेखनीय है कि किरारी के काष्ठ स्तंभ से सातवाहन काल के कर्मचारियों के पदनामों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कर्मचारी के जो पदनाम हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसमें लिखा नहीं है लेकिन ये भी याद रखें कि जो किरारी का काष्ठ स्तंभ है उसका उपनाम यज्ञ स्तंभ लेख था। इसमें जो लिखा गया है वो प्राकृत भाषा में लिखा गया, प्राकृत भाषा में, और इसकी लिपि ब्राह्मी थी। और यह तालाब हीराबान तालाब में यह प्राप्त हुआ था, जो अप्रैल 1921 में प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवाहन वंश के पदाधिकारियों का पदनाम छत्तीसगढ़ के किस स्थान के अभिलेख से प्राप्त होता है? तो ये अभी देखे थे किरारी के काष्ठ स्तंभ से प्राप्त होता है। किरारी अभी कहाँ पे है? वर्तमान समय में शक्ति में है, पहले था जांजगीर चांपा में। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के प्राचीन ऋषभ तीर्थ के प्राप्त अभिलेख किस शासक के हैं? ऑप्शन ए सम्राट अशोक, ऑप्शन बी तिवरदेव, ऑप्शन सी कुमारवर्धन, ऑप्शन डी महाशिवगुप्त। प्राचीन ऋषभ तीर्थ से प्राप्त शिलालेख कुमारवर्धन श्री के हैं, जो सातवाहन शासक थे, सातवाहन काल के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। दमोदरहा नाला चट्टान लेख में लिखा हुआ है कि राजकुमार वर्दत ने 1000 गायें दान में दी थी। यह स्थान किस स्थान के नाम से जाना जाता है? सातवाहन काल के एक शासक थे राजकुमार वर्दत, जिसने 1000 गायें दान में दी थी। तो वो स्थान किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कबरा पहाड़, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी गुंजी ग्राम शक्ति, ऑप्शन डी बैकुंठपुर। तो ऑप्शन सी गुंजी ग्राम शक्ति के नाम से जाना जाता है। व्याख्या। दमोदरहा नाला चट्टान लेख गुंजी शिलालेख के नाम से जाना जाता है। इसमें राजा वर्दत श्री द्वारा 1000 गायें दान देने का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किरारी के यज्ञ स्तंभ में उल्लेखित पदाधिकारी कुलपुत्र कौन थे? उल्लेखित पदाधिकारी, ये पदाधिकारी के पद का नाम है, इसका मतलब क्या था ये पूछा गया ऑप्शन। ये किरारी के यज्ञ स्तंभ, वही जो काष्ठ स्तंभ पाया गया था जिसका भाषा प्राकृतिक थी, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। तो ये कुलपुत्र का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए अभियंता मुख्य मिस्त्री, ऑप्शन बी महाराज, ऑप्शन सी कुल का पुत्र, ऑप्शन डी दीवान। तो ये नाम देखकर तो लग रहा है कि कुल का पुत्र है, लेकिन ये सही आंसर नहीं है। ये ऑप्शन ए हो जाएगा। अभियंता मुख्य मिस्त्री को कुल पुत्र कहा जाता था। व्याख्या। किरारी के यज्ञ स्तंभ काष्ठ स्तंभ में उल्लेखित पदाधिकारी कुल पुत्र अभियंता मुख्य मिस्त्री था। अब नेक्स्ट वंश आता है गुप्त काल। गुप्त वंश के बारे में आप देखेंगे, जिसका साक्ष्य छत्तीसगढ़ में प्राप्त होता है। उससे पहले जान लेते हैं गुप्त वंश के बारे में। 4वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना हुई थी और इन्होंने छत्तीसगढ़ के मध्य भाग को दक्षिणापथ या दक्षिण कौशल कहा था और दंडकारण्य क्षेत्र को महाकांतार कहा था। इसकी जानकारी हमें हरिशेन कृत्य प्राक प्रशस्ति में मिलती है।
तो अब आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणापथ अभिलेख में निम्नलिखित राज्यों को जीता, जिनमें से छत्तीसगढ़ क्षेत्र में थे। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में कौन कौन से जगह को जीता है वो देखते हैं। अ कौशल, ब कुराट, सा महाकांतार और द पृष्ठपुर। तो हमारे छत्तीसगढ़ के मध्य क्षेत्र को कौशल कहा जाता था और दक्षिण क्षेत्र को महाकांतार। तो समुद्रगुप्त ने इन्हीं दोनों क्षेत्र को जीता था। इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। व्याख्या, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणापथ अभियान में कौशल तथा महाकांतार को जीता था, जो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आते थे। याद रखें, उस समय कौशल का राजा वाकटक नरेश महेंद्र थे और महाकांतार के राजा व्याघ्रराज थे, जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराया था और ग्रहण और मोक्ष की नीति के तहत उनका क्षेत्र उन्हें वापस लौटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में इस राज्य को निम्न में से किस नाम से संदर्भित किया गया है? छत्तीसगढ़ राज्य को प्रयाग प्रशस्ति में किस नाम से संदर्भित किया गया है? अभी देखे थे दक्षिण कौशल, तो ऑप्शन ए ही हमारा सही हो जाएगा। दक्षिण कौशल नाम से संदर्भित किया है। और दक्षिण क्षेत्र को किस नाम से संदर्भित किया है? महाकांतार नाम से संदर्भित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिलेख में उल्लेखित है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ अभियान के दौरान कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था? तो इन्होंने हरिसेन कृत्य प्राग प्रशस्ति में इसका उल्लेख है, तो ये इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रयाग प्रशस्ति। हरिसेन इनका जो दरबारी कवि था, उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति नामक एक रचना की थी, उसमें ये सब लिखा हुआ है। व्याख्या, हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ अभियान के दौरान दक्षिण कौशल के वाकटक नरेश महेंद्र तथा महाकांतार के नलवंशी शासक व्याघ्रराज को पराजित किया था। तो महाकांतार के नलवंशी शासक थे व्याघ्रराज, उन्हें पराजित किया था और वाकटक वंश के राजा थे महेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान में पराजित कौशल राज्य का राजा निम्नलिखित में से कौन था? तो कौशल राज्य का राजा कौन था? अभी देखे थे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, महेंद्र था। अभी व्याख्या में हमने देखा था, महेंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन को पढ़िए और कथन को पढ़ के हमें क्या देना है? सही उत्तर को चुनिए। मतलब ये तीनों में से क्या सही है वो बताना है। पहला, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कौशल कहा गया है, तो ये सही है। दूसरा, समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण अभियान में कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था, ये भी सही है। तीसरा, इसने इस राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था, तो ये गलत है। ग्रहण और मोक्ष की नीति के तहत वह राज्य को वापस लौटा दिया था, इसलिए पहला और दूसरा सही है, जो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। व्याख्या, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कौशल कहा गया है। समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण अभियान में कौशल के राजा वाकटक नरेश महेंद्र को पराजित किया था। समुद्रगुप्त ने संपूर्ण छत्तीसगढ़ कौशल प्रदेश को अपने अधीन नहीं किया था। ग्रहण और मोक्ष नीति के तहत वापस कर दिए गए थे, नीति का नाम याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाकांतार के किस राजा को समुद्रगुप्त ने हराया था? अभी देखे थे, व्याघ्रराज को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के बानाबरस में निम्नलिखित गुप्त वंश का सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है। गुप्त वंश के कौन से राजा का सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है बानाबरस में, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए कच्छ का सिक्का प्राप्त हुआ है। कच्छ बृहदत्त को ही कच्छ कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है बृहदत्त। दूसरा, चंद्रगुप्त, इनका भी सिक्का प्राप्त हुआ है। तीसरा, स्कंदगुप्त का सिक्का यहाँ प्राप्त नहीं हुआ है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किसका प्राप्त नहीं हुआ है ये पूछा है, तो ऑप्शन सी स्कंदगुप्त का प्राप्त नहीं हुआ है। समुद्रगुप्त का भी यहाँ पर प्राप्त हुआ है। व्याख्या, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित बानाबरस से समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कच्छ, बृहदत्त, कांचगुप्त आदि गुप्त शासकों के सिक्के मिले हैं, परंतु इसमें स्कंदगुप्त के सिक्के नहीं मिले हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य में कांचगुप्त के सिक्के निम्न में से कहाँ प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए पचराही, ऑप्शन बी अकलतरा, ऑप्शन सी सिरपुर, ऑप्शन डी बानाबरस। तो बानाबरस था, अभी व्याख्या में देखें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। व्याख्या, छत्तीसगढ़ में गुप्त शासक कांचगुप्त के सिक्के दुर्ग जिले के बानाबरस से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट वंश नल वंश आ रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंशों में से एक था। अभी तक जो पढ़ रहे थे राष्ट्रीय राजवंश थे, जो अभी तक मौर्य वंश, सातवाहन वंश, गुप्त वंश ये जो पढ़े हैं और राष्ट्रीय राजवंश थे। अब जो पढ़ेंगे नल वंश, वो क्षेत्रीय राजवंश थे जो बस्तर तरफ के क्षेत्र में थे। तो अब क्षेत्रीय राजवंश के MCQ क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक हम लोग कंप्लीट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कुछ डाउट हो तो कमेंट करें और शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।